मेरे जो में टॉपिक है द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। तो मैं थोड़ा इससे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ प्रिंसिपल हमारे जो यहाँ के हैं SSB शर्मा जी, जॉइंट डायरेक्टर हमारे ये पवन खजूरिया जी जो आप रिसोर्स पर्सन भी हैं आज के, और राजकुमार जी हैं, और बाकी लोग के जिनके नाम सदाफर जी प्लीज सिंह जी जो यहाँ के सारे वगैरह और आपको और आपको। तो ये जो टेररिज्म की बात, देखो बुक क्या है हमारे पास, लॉ ऑफ टेररिज्म। इसके बीच जो एक एक्ट जो जिसका मुझे जो दिया गया है उस पर बातचीत करने का, तो टेररिज्म कैसे आया, क्यों आता है, पहले ये है कि टेररिज्म होता क्या है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो हुआ क्या है कि जब ये हमारा दुनिया में टेररिज्म इस वक्त ताही करके हर एक जगह पे, तो होता क्यों है, जब पॉलिटिकल डाइसेंशन होती है, जब सी टकराव होता है, तो लोग सेटिस्फाई नहीं होता एक ग्रुप में जो क्योंकि ये जो है अनलॉफुल एक्टिविटी जो प्रिवेंशन एक्ट है, एसोसिएशन है इसमें। ये ऐसे नहीं है कि टेररिस्ट ऐसे एक क्राइम बहुत किस्म के हैं, एक ऑर्गेनाइज क्राइम है जो एक आम क्राइम हो जाता है जो 3W आपको पता है वो बेल्ट पे है, बाइंड पे है, वही को है। ये क्राइम जो है ये पर्पसफुली जहाँ एक तरीकाकार है, इसका तरीकाकार है क्यों होता है, जो जब पॉलिटिकल टेंशन होती है तो एक ग्रुप रिजॉर्ट कर लेता है कि वो देता है यार पीसफुल मीन से हम हुकूमत नहीं ग्रैब कर सकते, हुकूमत में नहीं आ सकते, गवर्नमेंट में नहीं आ सकते, तो दुनिया में आप देख लो रेवोल्यूशनरी हम दो कंट्री को टच करेंगे। एक तो रशिया की रेवोल्यूशन आई 1917 में, और एक माओ ने जो चाइना में आई, जहाँ पे जो कम्युनिज्म और सोशलिज्म का जो एक चला था, जो लॉर्ड जो हमारे कार्ल मार्क्स, तो ठीक है क्योंकि राजा शाही थी, मोनोवार्क था, जब ये वर्ल्ड वार एक हुई और उसके बाद दूसरी हुई, तो उस वक्त जहाँ पे एनार्की थी पूरे दुनिया में, लोग एग्जिस्टेंस के लिए वर्ल्ड में पावर सुपर पावर बनने के लिए टकरा था। उसके साथ साथ ये हर एक कंट्री में एक डीप स्टेट आप कह सकते हो कि उनका काम क्या है कि दूसरी कंट्री में हिसाब गिराते रहो, दंगे गिरवाते रहो। मैंने किसी कंट्री का नाम लूंगा, ये आपका मसला है, ताकि अनसर्टेनिटी रहे और हमारे पे डिपेंडेंसी रहे, और वो सैंक्शन लगाते हैं। और ठीक है UN यूनाइटेड नेशन बना हुआ है, तो यूनाइटेड नेशन की ही ये UN डिक्लेरेशन हुई कि ह्यूमन राइट की बात आई। क्यों कि जब टेररिज्म होता तो ह्यूमन राइट की वायलेशन होती है दोनों साइड, क्योंकि कुछ एक्सप्लॉयटेशन होती है, कुछ आर्म्ड फोर्सेस जहाँ जो वहाँ पे जो मिलिटेंट टेररिस्ट कह दो, आप जो भी कह लो, उग्रवाद की तरफ जो चाहते हैं कि हम आज़ादी जो मिली है या हमारा तरीका अपना अपना है। तो देखिए आप एक गोपालन का केस में संविधान की तरफ जाओ, तो उस वक्त प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट था, तो उसको ये कम्युनिस्ट लीडर था, तो इस पे PSA प्रिवेंशन डिटेंशन लगाया गया। क्यों लगाया गया, क्योंकि उस वक्त नया नया जो रशिया का इन्फ्लुएंस और चाइना का इन्फ्लुएंस हम पे आ रहा, और यहाँ पे कुछ एक मैं बताता हूँ कि तामिल एरिया में उन्होंने कहा कि हमें तामिल एक कंट्री चाहिए। बाद में श्रीलंका में गया, हमारा यहाँ पे केरला के चीफ मिनिस्टर सिटी में, और उसके वहाँ पे राज्यसभा मेंबर ने एक पार्टी ने कहा कि हमें आज़ादी, और ऐसा ही आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी मिलेगा। उस वक्त इतना था कि भाई ये जो कि हमें अलग होना हो, देश के टुकड़े हो, लेकिन हम खुशकिस्मत हैं आज हम इंटेग्रेट हैं, हमारी सॉवरेनिटी इंटेग्रिटी यूनिटी है। और इस संविधान के बाद, संविधान क्या है, हम डाइवर्स लोग हैं, हर डिफरेंट कम्युनिटी है, कल्चर है, हर एक हमारी जो चेंज होती है, लैंग्वेज चेंज होती है, कल्चर चेंज होता है, तो इस जो गुलदस्ता है इसको बनाने के लिए संविधान में हर एक का ख्याल रखा हुआ है जी। और मैं सीधा आ जाता हूं अभी अपने बात को, तो आर्टिकल 19 है जो कॉन्स्टिट्यूशन का संविधान है, वो कहता है कि भाई जब जो है कॉन्स्टिट्यूशन बना, संविधान बना,
वो कहता था कि हर एक को एसोसिएशन बनाने का हुक्म है, वो अपनी एसोसिएशन जैसे आपकी पुलिस की भी एसोसिएशन होगी, हर एक की एसोसिएशन, हाँ, लेकिन उनका पर्पज क्या है, पीसफुल। तो फिर जब ये अनलॉफुल ये एक्ट लाया, जो प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी लाया, तो उन्होंने इसमें तरमीम करने पड़ी संविधान में, फंडामेंटल राइट्स में, आर्टिकल 9 में। तो फिर क्योंकि ऐसे आ ही नहीं सकता था, उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई कि अगर कोई अनलॉफुल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, कोई दंगा फसाद करता है, तो जुर्म भी था, तो उसका रिस्ट्रिक्शन है। और कोई भी फंडामेंटल राइट, कोई भी मौलिक अधिकार, वो कोई भी एब्सोल्यूट नहीं होता, वो उस पर रिस्ट्रिक्शन होती है, रेगुलेट करती है, ये अभी जो है। इसलिए ये, और उसके साथ ही यूनाइटेड नेशन में ये ट्रीटीज होती हैं, कन्वेंशंस होती हैं, और उसके मुताबिक ही जो हिंदुस्तान में भी हमें सैंक्शन होती है, उसके मुताबिक कानून चलते हैं। चलो मैं आता हूँ कि अभी ये 1967 का जो बना, तो इस एक्ट में दो चीजें हैं मजेदार। एक है अनलॉफुल एक्टिविटी जो एसोसिएशन करती है, तो इसमें तरमीम आई 1967 से आगे आ जाओ, 2002 में, 2004 में, 2008 में, 2012 में, 2019 में। जो ज्यादा इफेक्टिव थी 2002 की। क्यों? जब 9/11 हुआ, टावर जो था वहां पे, उस वक्त यूनाइटेड नेशन ने कहा यार हमें इसको, तो उस वक्त कुछ ऑर्गेनाइजेशन को डिक्लेयर करना पड़ा, और इंडिविजुअल को भी, ये 2019 में इंडिविजुअल को भी किया। और जो टेररिस्ट है ना, पहले अनलॉफुल एक्टिविटी, देखो नाम क्या है इस एक्ट में, कहीं अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, टेररिस्ट एक्टिविटी है उसमें ही है, आपको प्रोविजन बनेगा, टेररिस्ट एक्ट है सेक्शन 15, तो दोनों है। तो इसमें एक और है, एक कुछ जब नोटिफिकेशन होती है, सेक्शन आप 9, 10, 11, 12, उसमें पेनल्टी की बात की, पेनल्टी की कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर डिक्लेयर हो गई है, और कुछ पनिशमेंट की बात की। इसमें प्रिवेंशन भी है और प्यूनिटिव भी है। एक मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि प्रिवेंशन भी करनी है, कि एसोसिएशन को डिक्लेयर करने के लिए एक प्रोसीजर है, जो अभी जम्मू कश्मीर में 2 ऑर्गेनाइजेशन जो डिक्लेयर है, ये जो अवामी एक्शन कमेटी और दूसरा हालपुर अभी पीछे किया उसकी, और जो जब डिक्लेयर होती है ये ऑर्गेनाइजेशन कोई भी, ये उसी वक्त बोनी होती है। हाँ, मैं इसको भी आ जाऊंगा सेक्शन में, तो डिक्लेयर की अनलॉफुल एक्टिविटी के नीचे एसोसिएशन सेक्शन 3 है, तो वो डिक्लेयर हो गई। उसके बाद क्या होती है, ट्रिब्यूनल बना हुआ है, ट्रिब्यूनल में अपॉर्चुनिटी आपकी कि आपकी सुनवाई होगी, आप अपनी लगा सकते हो कि गलत किया है, और जब तक ट्रिब्यूनल की फाइनल नहीं होगा तब तक ये अफेक्टिव नहीं होगी जो एसोसिएशन डिक्लेयर की गई है, गजट की गई है, नोटिफिकेशन। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है कि अगर गवर्नमेंट चाहे और इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, तो कोई जरूरत नहीं है ट्रिब्यूनल के पास जाने की, ट्रिब्यूनल के बाद वो उसी वक्त इमीडिएट अफेक्ट कर सकती है, ये प्रोवाइजो भी है इसी में। और ऐसा ही ट्रिब्यूनल भी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देता है, उसको सुनता है। ये एक प्रोसीजर है किसी ऑर्गेनाइजेशन को डिक्लेयर करने का, और डिक्लेयर जो शेड्यूल है ना इसके साथ, एक्ट के साथ नीचे है, उसमें दिया गया है कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर की गई है अनलॉफुल, और अनलॉफुल को डी नोटिफाई भी किया जा सकता है। और कोई उसको अगर वक्त के साथ वो चेंज हो जाती है, तो वो जो अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर की है उसको डी नोटिफाई भी किया जा सकता है, एक उसका भी प्रोसीजर है। तो ये मैंने एसोसिएशन का बता दिया। अभी आप एक ये आ गया प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव भी है। एक पेनल्टी के सेक्शन है, जो अगर गवर्नमेंट डिक्लेयर हुई है, और पेनल्टी की बात की है कुछ सेक्शन में, और कुछ सेक्शन में किसकी बात की है, ये पनिशमेंट। इससे क्या फर्क है, बड़ा ब्यूटीफुल और बड़ा वंडरफुल है। और इसमें ये कोई ये ठीक है कि टेररिज्म को रोकने के लिए गोली का, ये तो गोली अगर उधर से आएगी तो आप अगर कहोगे कि इधर से फूल तो नहीं घुसाई जाएगी। जैसे मोडस ऑपरेंडी जो आपकी पैरामिलिट्री फोर्स है, आर्मी तक इन्वॉल्व है, आप लोग हैं, तो रीढ़ की हड्डी हैं जो जम्मू कश्मीर की खासकर। और हम कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, मैं कहता हूँ जब तक सोर्स नहीं है तब तक फोर्स नहीं।
खासकर जम्मू कश्मीर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। जब तक इंफॉर्मेशन कौन देगा? आप जो लोकल लोग हैं, जो अगर आपका प्रिंसिपल आपका उनके साथ अच्छा होगा तो वो एक बहुत है। वो कौन है? आप लोग हैं। मैं तो कहता हूँ कि आप बैकबोन हैं। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज मुझे एड्रेस करना है जो क्योंकि यही लिखते पढ़ते हैं और यही बेसिक है जो प्लीज हम नहीं कहते हैं। जो हमारे IPS ऑफिसर हैं, KPS ऑफिसर हैं, उनको जो सुपरवाइजरी हैं, बड़े ऑफिसर हैं, लेकिन जरूरत आपकी है। जैसे जज है वहाँ पे, लेकिन स्टाफ जो है उसको पूरा रेगुलेट करता है, फाइल जो करता है रेगुलेट करता है और उसकी कस्टडी में फाइल होती है। ऐसे ही आपके पास ही खाना होता है और जो भी आगे इंफॉर्मेशन है कैसे करना है कैसे नहीं, वो भी सारा आपके पास। तो ये जो पनिशमेंट की बात की है, देखिए इसमें क्या है। एक तो सबसे मेरी बात है, ये आप मेरे से एग्री करेंगे, ऑफिसर लोग भी एग्री करेंगे कि जो सबसे बड़ा है फंड किसी एसोसिएशन को, पैसे के बगैर कुछ नहीं चलता। पैसा जब तक उसको रेगुलेट नहीं करोगे, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर थोड़ा चाहिए ज्यादा चाहिए, तो ये टेरर फंडिंग की बात कि पैसा कहां से आता है, अंदर से बाहर से कहां है, इसको रोकना है। ये इसकी ये भी है कि अगर कोई सपोर्ट करता है विद मनी, वैसे मतलब वो भी है कि कोई अरेंज करता है मीटिंग, वो भी है, एसोसिएशन बनती है, उसके बाद सपोर्ट करता है, खबर देता है, इधर उधर हार्बरिंग भी है, वो भी सेक्शन है। मैं मोटी मोटी आपको बात करूँगा ताकि सारे हार्बरिंग का भी बनाया हुआ है और कुछ जो सजाएं हैं, पनिशमेंट है या पेनल्टी है, 3 साल है, 5 साल है। हाँ, एक्सट्रीम यहाँ पे बात है, जैसे टेररिस्ट एक्ट जो सेक्शन 15 में डिफाइन किया है। टेररिस्ट एक्ट क्या? वो टेररिस्ट एक्ट को अभी देखिए हमारा आज ये बात करेंगे इंडियन, जो हमारा इंडियन पिनल कोड हो गया है भारतीय न्याय संहिता में, उसमें टेररिस्ट एक्ट में स्पेसिफिक ऑफेंस बना दिया है भारतीय न्याय संहिता। और दूसरा क्या है, मैं 4-5 बता दूंगा, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और जो सडिशन वगैरह उसको चेंज किया है। तो ये एक समझो न्याय की बात की है जो इसमें बात हो रही है। तो इसमें भी ये कोई भी लॉ नहीं है कि वन साइडेड होता है, इसमें प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर एस्टेब्लिशमेंट लॉ। एक गोपालन की मैं बात कर रहा था, उसमें कहा गया कि भैया प्रोसीजर जो हमने लिख दिया कि एक जब उसको लगाया गया प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, तो उसने कहा कि भाई जो प्रोसीजर में लिखा था इसमें हमने इसको डिटेंशन किया। तो उसके बाद आ गई मेनका गांधी की एक जजमेंट आई, उसका पासपोर्ट जब्त किया था, आपको याद होगा, जब इमरजेंसी में लगी थी 1977। ये थोड़ा ये संविधान की बात है। उस वक्त उसका पासपोर्ट इम्पोर्ट किया गया, जब्त किया गया। तो बात आई तो उसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यार हमारा जो प्रोसीजर है ये फेयर होना चाहिए। इसमें जैसे इसमें हमारे को सुनवाई अपॉर्चुनिटी हम देखो, हमें बड़े कानून के दायरे में भी रहना है और अपना काम भी करना है। जो आप लोगों जो कानून हमारा है, क्योंकि हमारा कानून को यूनाइटेड नेशन भी रेगुलेट करता है, उसने प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय जो किताब में लिखा है उसको फॉलो किया है, एनओसीसी कहती है, पुलिस कहती है। लेकिन वो कहता है जो मेनका गांधी की जजमेंट है उसने कहा है इसमें फेयर जस्टिस, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड होना चाहिए, उसको भी सुनना है कि पासपोर्ट क्यों जब्त किया गया, क्या कारण था, इस पर ट्रांसपेरेंसी होगी। वो उसको फिर सुना जो मेनका गांधी का, उन्होंने कहा आपने सुना था, ड्यू प्रोसेस लॉ की बात है, उसमें प्रिंसिपल है, नेचुरल जस्टिस की बात है कि कोई भी किसी को हैंग भी करना है, किसी को पहले उसको सुनना जरूरी है, तो उसको सुनना नहीं। तो ये एक बात, इसको भी इस एक्ट में ड्यू प्रोसेस है। कोई भी अगर पनिशमेंट होती है उसमें अपील है, उसमें अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो बैन होती है उसको भी मौका दिया गया। तो टेरर फंड कोई जब्त होता है। और इसमें सबसे बात आई जो हम देख रहे हैं, जो हमारी होम मिनिस्ट्री या दूसरे कर रहे हैं, उनका क्या है ज़्यादा, सीजर और अटैचमेंट। देखिए मैंने पहले कहा फंड अगर आप रोक लोगे ना, अगर ये जो फंड है ना, जो देखो आपने नार्को और टेरर फंडिंग देखी और कईयों की इकॉनमी ही देश की इस पे है। जैसे हमारा पाकिस्तान कुछ टाइम पे इनका अफगानिस्तान में तो ग्रो होती है थी, और एक वो जो देखो कुछ कंट्रीज में ये सारा जो थाईलैंड एरिया है, एक क्रिश्चियन बनता है, क्रिश्चियन बनता है, आधा चांद बनता है, तो क्रिश्चियन की इकॉनमी किसी का
सारा दारोमदार ही ऐसा है। तो नार्को पैसा नशाखोरी में बहुत है, बड़ा बड़ा कीमती है, 1 करोड़ की हीरोइन 1 किलो, और ले जाना इजी, और उसी के बदले हथियार वेपन मिलते हैं। और तो ये जो फाइनेंस का मामला है, और यूरोप कंट्रीज में ये जो आपकी ड्रग्स है, इसकी बहुत जरूरत हमें भी इंडिया में। आज तो आप लोग देखते होंगे रोज पुलिस स्टेशन में कितने जो NDPS के केस हैं। तो NDPS का इजी मनी है, एक जो आपका मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, ये सारे एक शेड्यूल ऑफेंसेस में। तो क्यों बनाना पड़ा एक तो अनलॉफुल एक्ट, फिर NIA को क्यों देना पड़ा जब नेशनल इन्वेस्टिगेशन, उसमें जो इस एक्ट के नीचे इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो कौन करते हैं? इन्वेस्टिगेशन FIR आप भी लगाते हो, वो भी लगाते हैं। लेकिन कुछ केस जो इसमें थोड़ा है कि जो केस वो चाहे जहां स्टेट गवर्नमेंट देंगे कि NIA ने करना है, तो SIA भी है, इसमें प्रोविजन है NIA एक्ट में। उन्होंने कहा कि सारा आप सेंटर में लेके पावर, हमें भी पावर, तो फिर ये पंजाब में जो गुरुवार था तो हमें भी कीजिए, वहाँ पे भी वो स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, अभी तो यहाँ पे भी है, आपके यहाँ पे भी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी काम है, वो इक्वल सिचुएटेड है, और उसमें प्रोविजन हैं जो UAPA के या PMLA जो शेड्यूल ऑफेंसेस है, जो मैंने कहा शेड्यूल में जो इस एक्ट के साथ जुड़े हुए। तो ये क्यों बनाया गया? क्योंकि ये कानून जो इंडियन पीनल कोड था या भारतीय न्याय संहिता जो आ रहा है, ये सफिशिएंट नहीं है, पूरा नहीं है कि हम इन लोगों को टच किए जाए। और मुझे याद है कि मैं जब NIA का जज था यहाँ पे, तो किश्तवाड़ में बहुत ज़्यादा मूवमेंट थी। अगर ये वो वहाँ पे लोग ठीक आए, ऑफिसर आए, उसको पता ही नहीं चलता था कि ओवरग्राउंड जो लोग थे, जो पता नहीं लगने देते थे इन्वेस्टिगेशन को, वो आपस में, मैं ये पॉलिटिकल बातें नहीं कहूँगा, ये आप समझते होंगे। फिर वहाँ पे थोड़ा सा इस एक्ट का इस्तेमाल किया, NIA डायरेक्ट इन्वॉल्व हुए। आज जी हार्बरिंग वाला मामला, सपोर्टिंग वाला, अरेंज करते हैं, मैनेज करते हैं, इसी में लिखा है। तो ठीक है, सेक्शन 13 है जो एंड उसमें वो पनिशमेंट है, सेक्शन 13 में है। कुछ जो 2 है ना, वो टेररिस्ट एक्ट की, वो 38 और 39 सेक्शन, उनमें थोड़ा सा एग्रेविट है। जैसे टेररिस्ट में डायनामाइट टेस्ट देना, और एक सेक्शन आई थी न्यूक्लियर तक डर गए थे कि न्यूक्लियर अटैक ना हो जाए, सेक्शन 16A आई इसी एक्ट में। वो तो फिर मुझे लगता है वो जो 2013 में ओमिट किया था कि उसका भी खतरा था कि कोई न्यूक्लियर, कोई जो टेररिस्ट के पास न्यूक्लियर वेपन ना आए, केमिकल वेपन नहीं आ रही। इतना देखिए आपके सामने है, पार्लियामेंट में अटैक हुआ, जम्मू कश्मीर की असेंबली में हुआ, बम ब्लास्ट सीरियस हुए यहाँ पे। मैं तो ये इनको देता हूँ, जो कश्मीर की जो लोग हैं, तो काफ़ी लोग मैं देख रहा हूँ जहाँ पे हैं, या डोडा जो जहाँ पे पुंछ जोरी के होंगे, जो लोग इन्होंने कैसे टेररिज्म का कैसे मुकाबला किया, कैसे। मैं कुलगांव में रहा, कश्मीर में मेरी आधी नौकरी कश्मीर में डिफरेंट, हम देखते थे कि ये कैसे मैनेज कर, मतलब वो वहाँ रहना और फिर वहाँ पे जो काम करना, इट इज़ नॉट ईजी, कि फिर पूरा देना और कैसे है ये एक। और हम कब से चल रहे हैं जो ये वाला जो उग्रवाद टेररिज्म से, तो ये वो ईजी नहीं है, और ख़ासकर लोअर लेवल के ऑफिसर, जिसको घर भी जाना है, अपनी सुरक्षा भी चाहिए और अपना वो भी, और काम भी चाहिए, और ये काम इन्होंने किया है, ये आज भी है। और जम्मू कश्मीर पुलिस के बगैर मुझे नहीं लगता कि ये टेररिज्म जहाँ से जो जहाँ कंटेन किया है, आज हम बात करते हैं कि हमें 0 टॉलरेंस चाहिए, तो आज हमारे होम मिनिस्टर करते हैं 0 टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, तब होगी। और 2 है, नार्को के भी जो नार्को ड्रग्स है, और इसके दोनों चाहिए, तो दोनों दवाई करते हैं, एक आने वाली PDP और एक उसकी। तो हम आ जाते हैं 38 और 39, जैसे मैंने बताया उसमें पनिशमेंट ज़्यादा है, टेररिस्ट एक्ट है जहाँ जो। उसके बाद देखिए सबसे जो क्राई है, जो शोर है, जब बात है जो बड़े लोग करते हैं, जहाँ जो सोशल एक्टिविस्ट हैं कि भाई ये पुलिस का राज है, पुलिस को एब्सोल्यूट पावर है, इसमें बेल ही नहीं है। तो एक पिछले आर्टिकल बात हुई, उन्होंने कहा कि पहले प्रिंसिपल होता था बेल नॉट जेल, ये भी आपने सुना होगा कि जमानत
तो देनी ही देनी है कोर्ट ने, तो इनकार करना बहुत मुश्किल है। ये सुप्रीम कोर्ट की लॉ था, कानून था। लेकिन अब क्या है, अभी जो चर्चा चली है, जो हमारे जो क्रिटिक्स हैं, कैडमिक्स हैं, जो बातें करते हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो अपोजिशन में हैं, या कुछ भी है, जो सोशल वर्कर हैं, NGO चलाते हैं, जो दूसरे करते हैं बात, तो वो कहते हैं कि यार अभी जेल ही जेल है, बेल करिए। तो इसका प्रोविज़न 43 है इसका सेक्शन, और 43(5)D उसमें लिखा गया है कि भाई जमानत जज कब देगा। ये तो दूसरी जमानतें हैं ना, जो 3 साल 5 साल सजा है, 13 वाली 38, 39, जिसमें उसमें पनिशमेंट, उसमें एक तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है आपका, उसको सुनना है, ये एक कंडीशन है। और मैं एक आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, वो मैं आ रहा हूँ तो उसको सुनना है, और जज को ये लिखना पड़ेगा किस स्टेज पे, इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे, जज चार कि भाई इसके खिलाफ जुर्म नहीं बनता प्राइम बादल नजर में, वो कोई जज नहीं लिखता, कोई नहीं लिख सकता, स्पेशल जज जो इसके वीडियो आए थे कोई नहीं लिखा। अभी क्या किया, जो अभी चेंज हुआ सुप्रीम कोर्ट का रुख, जहाँ सुप्रीम कोर्ट का जो रुख चेंज हो गया, उन्होंने कहा यार ये स्टैट्यूटरी प्रोविजन जो लॉ है UAP का, इसमें तो लिखा है, ये PMLA में भी मिल जाएगा, NDPS में भी है ऐसा ही रिस्ट्रिक्शन कि जज को लिखना पड़ता है बेल ग्रांट करने के टाइम कि भाई प्राइमा फेसी जुर्म नहीं बनता है बादल में। लेकिन फिर उसके बाद क्या, अभी उन्होंने क्या किया, अब इस कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, हाई कोर्ट, ठीक है, उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। लेकिन ये एक फिर क्या किया, जो डाली जिम्मेवारी आप कि अगर इन्वेस्टिगेशन डिले हो जाती है, अगर अरेस्ट इलीगल है, जो भी है तरीका नहीं है, रिसर्च नहीं है, जो प्रॉपर नहीं है, तो उसमें इंटरवीन कर सकता है सुप्रीम कोर्ट अंडर इट्स इनहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन, जहां जो रिट ज्यूरिसडिक्शन, तो वो क्वैश कर सकता है प्रोसीडिंग और जमानत भी दे सकता। और खासकर जमानत की बात, जो बेल की बात है ना, वो वहां से निकली है। जैसे आपने देखा केस, कुछ केसेस में ये वाला हो रहा है, उन्होंने कहा कि हाँ ट्रायल लंबा हो जाता है, तो उस वक्त थी उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, दे आर नॉट सपोज टू फॉलो द स्टैट्यूटरी प्रोविजन। उनको क्या फॉलो करना है, ये वाला आपका कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि आर्टिकल 21 की बात है, आर्टिकल 40 में स्पीडी ट्रायल चाहिए, ये भी आपने सुना होगा कि ये स्पीडी ट्रायल है कि भाई ये तो ये वाली बातें, ये फिर इसलिए हम स्पेशल कोर्ट में और आप लोगों से है कि इन्वेस्टिगेशन UAP में जल्दी होनी चाहिए और इसका ट्रायल भी जल्दी। और एक बात और है, प्रोटेक्शन ऑफ द विटनेस, ये आपको मिल जाएगा इसमें भी, और नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ विटनेस। कुछ विटनेस जो है, जो शहादत देते हैं, और दूसरे एक्ट में पॉक्सो में भी है कि उनकी प्रोटेक्शन के लिए कोर्ट को और आप लोगों को उसमें करना चाहिए। हमें देखो इस जहाँ पे DG साहब ने एक मूड कोर्ट बनाया हुआ है, हाँ जी, उसमें हमने एक वहाँ पे बनाया था, और ऐसा ही यू विल फाइंड हर कोर्ट में। मैं जब NIA कोर्ट में था तो पॉक्सो का भी मैं स्पेशल देगा, अभी तो इंडिपेंडेंट कोर्ट है, उसमें ये भी हमारे पास था। हमने क्या किया था, एक वो बना दिया था विटनेस बॉक्स, जो अक्यूज जो था वो बच्चे को नहीं देख सकता, वो प्रोटेक्टेड विटनेस को नहीं देख सकता। NIA में भी हम देख करते थे, लेकिन बच्चा उसको देख रहा था, और उसकी एंट्री हमने स्पेशल रख दी थी कि ये बच्चा इधर से आएगा, जहाँ जो प्रोटेक्टेड विटनेस है अंडर UAP में, NIA इधर दूसरी साइड से आएगा, ताकि उसको ये प्रोटेक्टेड। और उसका आप जब चार्जशीट बनाओगे, कभी आपको मौका लगेगा किसी ऑफिसर के, TSP लेवल का ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है UAP में, तो उसमें क्या है, आपको उसमें आपको एक लिस्ट लिखनी है, उसमें नाम नहीं लिखना इसका जो बच्चा है, जो पॉक्सो में और इसमें भी बता देता हूँ UAP में, उसका नाम आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना, क्यों वल्नरेबल नहीं होगा, ये भी एक इसमें। अभी आ जाते हैं, मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ, बड़ा लंबा चौड़ा, और इसको करेंगे तो 10 दिन भी हम बोलते रहेंगे तभी। रिमांड का मामला है, रिमांड जो
आपको कितने दिन का रिमांड समझाया, अभी आगे और समझाएंगे नया। नहीं इस जुए पिए की बात करूँगा, आपके एरिया नहीं तक जुए पिए में रिमांड है डबल। 15 दिन का होता है रिमांड पुलिस, इसमें 30 दिन। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर कोई जुए पी का आपका ऑफिसर करेगा आपसे ही लुकवाएगा, वो आप ही होंगे हैं, और थाने का मुंशी भी आप लोग ही होते हो। हमें तो प्रैक्टिकल नॉलेज है ना, आप तो 40 साल से यही इसी में रहे हैं, एज एडवोकेट भी रहे, जज भी रहे। और अभी मैं मेरा यूट्यूब चैनल कानूनी चर्चा आप देखो, उस पर रोज मैं बात करता हूँ इस किस्म, यूट्यूब पे कानूनी चर्चा, फेसबुक पे मेरा, तो ये भी मैं बता दूँ। अच्छा वो रिमांड क्या है, रिमांड 90 दिन है, जो भी रिमांड इसमें है 90 दिन है। एक बात मैं अभी रुक रहा हूँ, 90 डे बता रहा हूँ, ये 60 डे होता है ना गेम में 90 डे, तो 15 दिन का भी जो बाद में ये लगातार बात। तो 90 दिन के बाद जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल, जो डिफॉल्ट बेल जो आपने सुनी होगी, कि डिफॉल्ट बेल के बारे में सुना होगा, 90 डेज के बाद हो जाती है। और कई जुर्म जो 10 का उनके नीचे है 60 डेज के, किसकी बात कर रहा हूँ, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा। लेकिन इसमें क्या है, 90 डे के आगे आपने रिमांड लेना हो तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने एफिडेविट देना किस, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर को वो एक एप्लीकेशन देनी है कि सर एक्सटेंशन किए जाए, इन्वेस्टिगेशन को बढ़ाया जाए। अगर वो लिखेगा और जज सेटिस्फाई होगा तो एक्सटेंशन 90 डे से लेके कब तक जाएगी, 180 डेज, 6 महीने। तो अभी तो जो हमारे जो है ना सोशल वर्कर जो दूसरे बात करते हैं, कहते हैं कि जनाब इसमें 6 महीने की डिटेंशन है बच्चों, 6 महीने कोई सुनवाई नहीं। मैं भाई सुनवाई नहीं है, हम उसको आंसर देते हैं। रिमांड है, जुडिशियल रिमांड होता है, पुलिस रिमांड है, उसकी प्रक्रिया है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, स्पेशल जज है इसमें, तो वो ऐसी बात नहीं है। और रिमांड और डिटेंशन में फर्क, रिमांड की कौन करता है, जो जुडिशियल साइड से उसकी मैंडेट इस जुडिशियल साइड से बनता है। तो इसका किसका है, डीएम का, जो डोजियर आप देते हो तो एसएसपी लेवल पे, तो वो डोजियर कौन करता है, अपहरण करता है डीएम। उसके भाई रिव्यू उसका भी है, बोर्ड होता है, दूसरा है। तो इसका तो हर एक टाइम पे 2 दिन का 4 दिन का रिमांड, और उसको रेगुलेट करता है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आ जाता है। तो ये एक इसकी बात है रिमांड। रिमांड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें बेल, रिमांड, अरेस्ट, सीजर और सर्च, अटैचमेंट, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। और इसकी जो लॉ है इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपको अदरवाइज बड़ा ब्रीकी से पढ़ना पड़ता है। जो हमारा जो इंडियन पिनल कोड के सेक्शन अगर 2 से लेके 5 में पढ़ोगे ना, जो भारतीय, अभी वही सेक्शन भारतीय न्याय संहिता उसी के रिलेटेड है कि एक क्राइम हो गया, जनरली क्या होता है उसकी कॉन्स्पिरेसी, अगर यूएपी की अगर बंदा बाहर बैठा है, जैसे पाकिस्तान से ये टेररिज्म आगे आता है, करते हैं, दुबई में है, चाइना में, कहीं भी है आउटसाइड इंडिया, तो वो भी उसको भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी उसके खिलाफ भी कोर्ट में चार्जशीट ला सकते हैं। ये इसमें अपने यूएपी में जो वो चाहे ऑफेंस बाहर से कैसे करेगा, फिजिकल बहुत तो नहीं करेगा, क्या करेगा, इन्वेस्टिगेट वो करेगा, कॉन्स्पिरेसी करेगा, वो कोई साजिश करेगा, जहाँ किसी को इंस्टिगेट करेगा, वहाँ से वेपन देगा, दूसरा देगा, सब चीज देगा, सपोर्ट देगा, फाइनेंशियल मदद देगा। तो वो जो बात है ना, वो सपोर्ट है, उसको भी इस प्रोविजन में है। और एक और जो इसमें इंडियन पिनल कोड और भारतीय न्याय संहिता में भी आपको मिल जाएगी, वो क्या है, एक होता है समझो एयरक्राफ्ट, एक एयर टेरिटरी है, एक आपकी ये मैरीटाइम जो होता है, सी में भी टेरिटरी होती है। एयरक्राफ्ट अगर इंडिया में रजिस्टर्ड है, अगर एयरक्राफ्ट जो जहाज है तो ये अगर रजिस्टर्ड है तो उसका जो एफआईआर है, जो इन्वेस्टिगेशन है, जो चार्जशीट है, उसकी प्रोसिक्यूशन इन्वेस्टिगेशन इंडिया में उस केस की हो सकती है, जो उसमें भी है इसमें भी है। और एक है कि कई बार क्या होता है
ये शिप चलते हैं हमारे, वहाँ पे भी इस किस्म की एक्टिविटी होती है। जैसे ये जो बॉम्बे में हुआ, जब कसाब वगैरह आए और जब ताज होटल में, तो ये कराची साइड से आए ना, जो हमारे इन्फॉर्मेशन, जब सीरियल बम ब्लास्ट की साजिश कहाँ पर, वो सारा ये वहाँ कॉन्स्पिरेसी फॉर अवेटमेंट पार्ट, वो भी इसमें लिखा है कि उनकी प्रोसिक्यूशन, उनकी इन्वेस्टिगेशन जहाँ हो सकती। तो दो चीज़ें हैं इसमें कि एक अनलॉफुल जो एक्टिविटी में इन्वॉल्व्ड एसोसिएशन, उनको डिक्लेयर करना है। अगर कोई वायलेशन करता है, इसने जो पहले क्या किया था, जहां सुप्रीम कोर्ट की साइटेशन थी, अभी ये रिसेंट इसमें चेंज आ गया। पहले उन्होंने कहा कि अगर कोई मेंबर है, अगर वो मेंबर हो गया, उसके बाद क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर हो गई, अनलॉफुल डिक्लेयर कर दी। ये सुनना बड़ी मजेदार बात है ये। तो कई बार मेंबर चलते रहते हैं, जैसे अवामी एक्शन कमेटी का हाल तो इसार के हैं, इवन जमात इस्लामी है, वो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। देखो मजेदार क्या है, जो कितने हम लिबरल हैं, इलेक्शन भी लड़ रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन बैन भी है। मैं तो यहाँ पे फ्रीली बात करता हूँ, मैं हमें कोई पॉलिटिकल बात नहीं है। सियासत है उनकी, है कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेती है, किसी को क्या करता है, वो एक पॉलिटिकल। लेकिन वो बंदे उन्होंने कहा कि भाई एक्टिव अगर पार्टिसिपेशन मेंबर आफ्टर सम ऑर्गेनाइजेशन इज डिक्लेयर्ड एज अनलॉफुल और उसको शेड्यूल में उसकी एंट्री है। वो पहले था कि भाई अगर वो एक्टिव है आफ्टर इट्स डिक्लेरेशन एंड जो ट्रिब्यूनल ने किया जाए और उसके शेड्यूल में आ गया, और वो बन गया एक अनलॉफुल जो थी, वो शेड्यूल में आ गई। तो उसका अगर एक्टिविटी नहीं रहती उसमें मेंबर रहता है, नहीं डॉर्मेंट हो जाता, मतलब एक्टिव नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी रीसेंट जजमेंट दे दी, उसने कहा रहे नहीं रहे, लेकिन जो उसके बाद एक्टिव मेंबर है, तो एक्टिव मेंबर कैसे पता करना, कोई उसकी इन्वॉल्वमेंट है, कोई एक उस एसोसिएशन है जो बैन एसोसिएशन है, उसने अगर दोबारा कोई एक्टिविटी की, जुलूस की, कोई कहीं इकट्ठा हुए जहाँ को स्टेटमेंट दी, तो उस बंदे ने भी थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट लगाई, तो जहाँ वो कंटिन्यू मेंबर रहा, तो उसमें उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने एक्टिव नहीं एक्टिव थोड़ा सा उसने चेंज कर दी, थोड़ा सा और उसको स्ट्रिंजेंट बना दिया, सख्त बना दिया। तो बातें बहुत हैं, तो लंबी बातें हैं, तो मुझे लगता है कि इसके बारे में आप नोट कर लो। मैं कानून आपको मोबाइल पे भी मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी, इसमें कोई बातें होंगी तो क्वेश्चन आंसर सेशन इनके मुताबिक हम बाद में करेंगे। तो हम यही कहेंगे कि आपको कि आप एक, मैंने पहले भी कहा है, आप बैकबोन हो और आप लोग बरीकी से सोचते हो, और आप, मुझे लगता है काफ़ी लोग जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होंगे, काफ़ी लोग आप में जो जुड़े होंगे थाना से डायरेक्ट काम, जो तो आप लोग ही सारा काम करना। और इस वक्त की जरूरत है, ये सबसे एक्टिव जो है हमारा है यूएपीए है, जहाँ पीएमएलए, चलो पीएमएलए स्पेशल वो है, आपका नहीं है, यूएपीए और स्टेट के भी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसमें भी है। तो कभी आएंगे दोबारा लंबी बात करेंगे। तो आपको और जो ऑर्गेनाइजर हैं यहाँ पे धन्यवाद, तो थैंक यू।